गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, यकृत, लीवर। इसमें हमने अभी तक बायोलॉजी की एक सीरीज़ बनाई है, आज ये हमारी सीरीज़ सेकंड होगी। तो शुरू करते हैं लीवर के बारे में। देखना कि लीवर हमारी पाचन क्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है और इसी पर लगभग हमारी सारी पाचन क्रिया डिपेंड होती है। तो इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सभी एग्जाम परीक्षा में, आज उन पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले तो डायग्राम के बारे में देखते हैं। देखना, ये क्वेश्चन आता है कि लीवर का रंग कैसे होता है। तो गहरा धूसर रंग का लीवर होगा और इसका वजन कितना होगा, और ये दो पार्ट्स में होगा, है ना। दो पार्ट्स कौन कौन से? जैसे ये राइट लोब आ जाएगा, ये लेफ़्ट लोब आएगा, मतलब जो हमारा राइट होगा इधर से, ये इसका लेफ़्ट होगा। समझे कि ऐसे खड़े हैं तो ये लेफ़्ट और ये राइट हुआ। तो जो इसका दाहिना भाग होता है, दाहिना भाग थोड़ा बड़ा होता है और ये अपेक्षाकृत छोटा होगा। तो टोटल इसका वजन कितना होगा? 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम के बीच में। और रंग कैसा हो जाएगा? गहरा धूसर रंग, है ना, जैसे बादामी रंग होता है। इसके बीच में एक यहाँ पर ये लिगामेंट्स होंगे। लिगामेंट्स क्या होते हैं? जो स्नायु यानी कि कनेक्टिविटी, जहाँ पर कनेक्टिविटी बनती है उसको क्या बोलते हैं? स्नायु या लिगामेंट कहेंगे। तो लेफ्ट पार्ट हो जाएगा और राइट पार्ट हो जाएगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इसका जो अध्ययन होता है, लीवर का अध्ययन, लीवर के अध्ययन को क्या कहेंगे? हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन। और एक ऑप्शन आता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या होता है? वो रुधिर का अध्ययन होता है ना, स्टडी ऑफ ब्लड। और स्टडी ऑफ लीवर क्या हो जाएगा? हिपेटोलॉजी। और लीवर के डॉक्टर को हम क्या कहेंगे? हिपेटोमोलॉजिस्ट। हिपेटोमोलॉजिस्ट। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं। जितनी बार भी ये क्वेश्चन आए कि यकृत के अध्ययन को क्या कहेंगे? हिपेटोलॉजी, तो वहाँ पर रुधिर वाला भी ऑप्शन आया है, हीमेटोलॉजी, चूँकि शब्दावली एक जैसी लगती है। हीमेटोलॉजी और हिपेटोलॉजी अलग अलग है दोनों। हीमेटोलॉजी से रक्त का अध्ययन, हिपेटोलॉजी से लीवर का अध्ययन। और डॉक्टर क्या कहलाएंगे इसके? चिकित्सक, ये हिपेटोमोलॉजिस्ट। ओके। तो आकृति कैसी हो जाएगी? आकृति दो पार्ट में होगी, एक लेफ्ट और एक राइट। जो राइट पार्ट होगा ये थोड़ा बड़ा होगा इससे, और इसी में नीचे क्या होगा? गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर को हम क्या बोलते हैं? पित्ताशय। ये क्या आ जाएगा? ये पित्ताशय होगा। इसमें पित्त इकट्ठा होता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन जो पित्त इकट्ठा होगा वो गाल ब्लेडर में होता है। और जो लेफ्ट लोब होगा, लोब कहिए पार्ट कहिए, जो बायां भाग होगा इसमें, बाएं पाली, है ना, और इसको कहेंगे हम दाईं पाली। यानी कि राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट, या राइट लोब, लेफ्ट लोब। इसके बीच में एक स्नायु होगी, लिगामेंट। ये लिगामेंट इन दोनों को अलग करता है, यानी कि पार्ट ये पूरा एक ही होगा, है ना। ये डायग्राम में ऐसे दिखाया गया है। ये इनके बीच में जो लिगामेंट होगा, कोनरी के नाम से, कोनरी लिगामेंट, ये तो ऊपर की तरफ, यानी कि ये अलग करता है इनको। और नीचे देखिए इसमें जो अनुप्रस्थ काट दिखाई गई है, ये हो जाएगा इसमें फेसिफोर्म, है ना, फेल्सीफोर्म, फेल्सीफोर्म लिगामेंट। और सबसे नीचे का भाग, यानी कि जो ये नलिका दिखाई दे रही है, ये नलिका, ये क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा टेरस लिगामेंट। ये टेरस लिगामेंट यहाँ से क्या हो जाएगा? ये फेलिसिफोर्म, फेलिसिफोर्म लिगामेंट, है ना, ये इसका बाएं भाग। अब इसके हम कार्य देखते हैं कि कार्य क्या होते हैं। देखना, इससे पहले चर्चा कर लेते हैं कि रंग कैसा होगा? गहरा धूसर रंग होगा। और भार कितना होगा? 1.5 kg से 2 kg, यानी कि 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम के बीच में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि इसमें पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण होगा, हिपेरिन, लोहा, तांबा, ये सब चीज़ें इसमें निर्मित होती हैं, इसीलिए इसको केमिकल फैक्ट्री भी कहा गया है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जिसको रसायन का कारखाना कहा गया है या केमिकल फैक्ट्री कहा गया? तो केमिकल फैक्ट्री कौन सा हो जाएगा? ये लीवर, इसका आंसर रहेगा। तो भार कितना होता है? 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक। इसमें पित्त का निर्माण होता है। पित्त कहाँ पर बनेगा? लीवर में। और इकट्ठा कहाँ पर होता है? गाल ब्लेडर में, यानी कि पित्ताशय में। और पित्ताशय से एक नलिका होगी जो पक्वाशय से जुड़ी रहती है, यानी कि पाचन का एक पार्ट होगा, जैसे आमाशय होता है। आमाशय का दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? पक्वाशय। तो पक्वाशय में ये यहाँ से एक पाइप से, नलिका से जुड़ा होगा। इस नलिका के थ्रू भोजन को पचाने में सहायक होता है। और पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि वो कौन सा भाग है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता। अच्छा, पित्त क्या कार्य करता है? ये जीवाणुओं को नष्ट करता है। अधपचे भोजन में जो जीवाणु होंगे, बैक्टीरिया होंगे, ये उसको नष्ट करेगा। और एक बिलीरुबिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिलीरुबिन, है ना। ये हमारे रक्त में एक पदार्थ होता है बिलीरुबिन। अगर बिलीरुबिन की
इसमें मात्रा बढ़ जाती है हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में, तो उससे एक पीलिया रोग होता है। खैर अभी डिस्कस करेंगे। हिपेरिन का निर्माण भी होता है इसमें। हिपेरिन क्या होगा देखना, एक तो हिपेरिन और एक फेब्रिनोजिन या फाइब्रिन। हमारे अंदर बॉडी के जो रक्त है यानी कि जो ब्लड है, ब्लड वो एक समतापी है, यानी कि किसी भी हम टेम्परेचर पर उसको एडजस्ट कर लेते हैं, जमता नहीं, क्लोटिंग नहीं होता, यानी कि स्कंदन नहीं होगा हमारे ब्लड का। तो स्कंदन कौन नहीं होने देता? हिपेरिन। इस समय हमारे ब्लड के अंदर हिपेरिन है, तो हिपेरिन क्या करता है, ये ब्लड को जमने नहीं देता, यानी कि क्लोटिंग नहीं करने देगा। हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? ये भी यकृत में होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा लोहा और तांबे का निर्माण भी होता है। आवश्यकता पड़ने पर जो फेरस की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को, ये यहाँ से रिलीज करता है। तो लोहा और तांबे का निर्माण भी किसके अंदर होता है? लीवर के अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं। ताप नियंत्रण, ये टेम्परेचर को कंट्रोल भी करता है। वैसे तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती हैं, देखना तापमान कंट्रोल के लिए क्या होता है कि हमारी जो त्वचा है, स्किन, इसमें क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, लेकिन जो अंदर का तापमान है वो ब्लड नियंत्रित करता है, यानी कि रक्त का एक मुख्य कार्य तापमान को नियंत्रित करना भी होता है। वैसे तो रक्त का कार्य होगा, उसमें चूंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन होता है हीमेटिन, हिम प्लस ग्लोबिन, यानी कि ये ग्लोबिन होगा उसमें आयरन की मात्रा होती है। वो आयरन की मात्रा क्या करती है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन को भेजती है, वहाँ तक, है ना, ट्रांसपोर्ट करती है वहाँ। तो उसमें ये किसका कार्य होगा? ब्लड का। तापमान को नियंत्रित करना किसका कार्य हुआ? हाइपोथैलेमस ग्रंथि का, यानी कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स। और दूसरा रक्त का हुआ। एक और कार्य ताप नियंत्रण का लीवर का भी होता है। लीवर भी ताप नियंत्रित करता है हमारी बॉडी का। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन उपापचय, यानी कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या होगा? हमारी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा के लिए कुछ कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हम किससे? भोजन से प्राप्त करते हैं। जो प्रतिदिन हम भोजन करते हैं 2 या 3 बार, हर 4 या 5 घंटे बाद हमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसको त्वरित फूड बोलते हैं, इससे तुरंत ऊर्जा मिलती है। उसके बाद में फिर प्रोटीन होता है और वसा होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन में 5 कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा होगी 9 कैलोरी। सबसे अधिक ऊर्जा वसा में, यानी कि फैट में होती है। तो इसमें प्रोटीन का उपापचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म करेगा। प्रोटीन की जहाँ पर आवश्यकता होगी, अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बना है उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, और अगर प्रोटीन ज़्यादा है उसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा है और वहाँ पर प्रोटीन या वसा की कमी होती है, उसको भी मेटाबॉलिज्म करके और ये वसा में या प्रोटीन में चेंज करता है। या तीसरा, अगर वसा ही खुद ज़्यादा हो जाएगी, फैट, यानी कि ये फैट मेटाबॉलिज्म करता है, उसको कन्वर्ट किस में करेगा? कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन में करता है। यानी कि तीनों को आपस में एक रिवर्सिबल चेन के थ्रू ये चेंज करता है। जब प्रोटीन ज़्यादा होगा तो कार्बोहाइड्रेट में चेंज करेगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रोटीन में चेंज करेगा। इसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म या उपापचय, यानी कि इन तीनों का उपापचय करता है। अगला कार्य हो जाएगा फाइब्रोनोजन का निर्माण। फाइब्रोनोजन क्या होता है? अगर कहीं पर कट लगता है, यानी कि कोई इंजरी होती है, उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि रक्त का स्राव होता है, उसे रोकने के लिए फाइब्रोनोजन का निर्माण करता है। एक जालिका होगी, उसका निर्माण करेगा। उसमें आरबीसी फंसती हुई चली जाएंगी, क्योंकि आरबीसी जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं, उनका आकार चपटा होता है, डंबल के आकार का होता है। उससे एक फाइब्रोनोजिन बनता है, फाइब्रिन या प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन, फेब्रिन, ये किसके लिए उत्तरदायी है? रक्त का थक्का जमाने के लिए, यानी कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड। इसको क्या बोलते हैं? क्लोट, CLOT, क्लोट। क्लोट मीन्स रक्त का थक्का जमना है। स्कंदन भी कहते हैं, स्कंदन, स्कंदन करना, रक्त का स्कंदन होना, है ना। ये तो रक्त का थक्का जमाने के लिए ये उत्तरदायी होता है फाइब्रोनोजिन। इससे क्या बनता है? फाइब्रिन बनता है। जब फाइब्रोनोजिन में कैल्शियम या फिर कोई रुधिराणु, यानी कि कार्पोसल्स या कोई सेल मिक्स होती है, उसके बाद में ये फाइब्रिन का निर्माण करता है, जो रक्त के थक्का बनाने में प्रयुक्त होता है। इसको आरबीसी का कब्र ग्रह भी कहा गया है। आरबीसी का कब्र ग्रह, इसका मीनिंग क्या हुआ? आरबीसी का अपना एक जीवन काल होता है। देखना, ब्लड के हमारे 2 भाग होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक सेल्स होती हैं, कार्पोसेल्स। प्लाज्मा कितना होता है? 60%, और कार्पोसेल्स होती हैं 40%। 60% में 90% भाग उसमें जल का होता है, यानी कि हमारी प्लाज्मा की जो टोटल प्लाज्मा है, ये कितना हुआ? 60%। इसको अगर 100 यूनिट मान लिया जाए, इसमें 90% के लगभग जल होता है। उसके अलावा लोहा होता है, आयरन, यानी कि और लवण होंगे,
अन्य पदार्थ भी होते हैं, और जो 40% होगा उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। तो आरबीसी का अपना एक जीवन काल होता है, कितना काल होता है, 20 दिन से 120 दिन का होता है, यानी कि लगभग 4 महीने तक। तो 4 महीने के बाद में आरबीसी डेड हो जाएगी, और इसमें आरबीसी कहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, वो यकृत में, या तो यकृत में होंगी या स्प्लीन में होंगी। स्प्लीन को प्लीहा बोलते हैं। तो स्प्लीन और यकृत को कब्रगाह कहा जाता है। अगर ये दोनों ऑप्शन में है, हम पहला ऑप्शन स्प्लीन लगाएंगे, उसके बाद में यकृत। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का अस्थि मज्जा में होगा। अस्थि मज्जा कहाँ होती है, हमारी हड्डी के अंदर होती है, बोन मैरो जिसे कहते हैं। वो वाइट ऐसा अर्धतल पदार्थ होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, यकृत को, लीवर को हम क्या कहेंगे, रसायन फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री। इसमें सभी केमिकल्स बनते हैं, जैसे यूरिया का इसमें निर्माण होता है, रसायन फैक्ट्री। अमोनिया को ये यूरिया में परिवर्तित करता है। देखना, अमोनिया एक विषैला पदार्थ होगा, उसको किस में परिवर्तित करेगा, इसमें यूरिया में। और एक्स्ट्रा जो यूरिया होगा उसको किडनी के माध्यम से, मूत्र माध्यम से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो भी प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड प्यूरिफाई करता है किडनी, यानी कि वृक्क। ओके, आगे देखते हैं। और एक क्वेश्चन आया हुआ कि लीवर को और किस नाम से जानते हैं। एक तो लीवर का नाम लीवर ही होगा, यकृत होगा, लीवर होगा। इसी को हम जिगर भी कहते हैं, इसी को हम कलेजा भी कहते हैं, देसी भाषा में कलेजा। कलेजा या जिगर, लीवर और यकृत, चारों नाम इसी के होंगे। अच्छा, यकृत संबंधी, लीवर संबंधी कुछ रोग होते हैं। एक सबसे पहले पीलिया रोग, यानी कि बिलीरुबिन के बारे में पढ़ते हैं। बिलीरुबिन क्या होगा, जो हमारे रक्त में होता है, और रक्त में बाय चांस अगर ये पित्त का निर्माण कम हुआ है, पित्त का निर्माण कहाँ होगा, यकृत में, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और उसके बाद में ये पित्त नलिकाओं के द्वारा, ये क्या है, बाइल पाइप, बाइल डक्ट बोलते हैं इसे, पित्त नलिकाओं के माध्यम से ये पित्ताशय उसमें जाएगा, पक्वाशय में, और वहाँ से ये ब्लड को रेगुलेट करेगा, उसमें बिलीरुबिन की मात्रा। अगर बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ गई, यानी कि ये ब्लॉक हो जाती है नलिका, उससे क्या होगा, हमारे रक्त में बिलीरुबिन बढ़ जाएगा। बिलीरुबिन ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, पीलिया रोग, जॉइंटिस भी कहते हैं इसे। बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। सामान्यतः कितनी होनी चाहिए, 3 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ये कितना होना चाहिए, 3 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर मात्रा बढ़ती है, अब जॉइंटिस रोग हो सकता है। उससे क्या होगा, आंखें पीली हो जाएंगी, शरीर पे पीलापन आ जाएगा, है ना, मूत्र पीला हो जाएगा, उसमें यूरिन हमारा। तो क्या होगा, पीलिया रोग से हमारा यकृत अफेक्टेड होगा, और वो बाद में फिर जॉइंटिस में या लीवर पर सूजन आ जाएगी, उसमें परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए एक टेस्ट भी होता है, गिलबर्ट टेस्ट होता है। एक गिलबर्ट सिंड्रोम भी आया हुआ है क्वेश्चन कि गिलबर्ट सिंड्रोम किससे संबंधित है। जब हमारी ये पित्त वाहिकाएँ या पित्त नलिकाएँ ब्लॉक हो जाएंगी किसी कारणवश, तो पित्त आगे नहीं बढ़ पाएगा और पित्ताशय में इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि जो पित्त का निर्माण करता है यकृत, वो उसी में रहेगा। उससे क्या होगा, एक सिंड्रोम, यानी कि एक बीमारी हो जाएगी, गिलबर्ट सिंड्रोम। इधर जब हमारा पित्त खून में नहीं जाएगा, तो वहाँ पर बिलीरुबिन बढ़ जाएगा। बिलीरुबिन की जो मात्रा बढ़ती है, समझिए इसी को गिलबर्ट बोलते हैं, है ना, गिलबर्ट इफेक्ट, यानी कि गिलबर्ट सिंड्रोम। और एक फोटोथेरेपी, किसी बच्चे को अगर पीलिया रोग होता है तो फोटोथेरेपी से क्या होता है, हमारी स्किन पर, हमारी त्वचा पर या शरीर पर विभिन्न प्रकाश का या स्ट्रेंथ का अलग अलग प्रकाश प्रभावित किया जाता है। खास तौर से जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें, हालांकि जो हम बहुत इसमें पढ़ेंगे भूगोल में, अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें, वो तो सूर्य से आने वाली, जिनको ओजोन परत एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन उसी का एक कम इंटेंसिटी की आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो शरीर पर इम्पोज करते हैं उसे। उससे क्या होगा, बिलीरुबिन की मात्रा कम हो सकती है, तो इसको बोलते हैं फोटोथेरेपी। क्वेश्चन है, फोटोथेरेपी किस रोगी के लिए की जाती है, जो यकृत संबंधी रोगी होंगे, खास तौर से पीलिया रोगी अगर हुए, यानी कि उनमें सिंड्रोम होगा, गिलबर्ट सिंड्रोम, है ना। एक रोग होता है फैटी लीवर। फैटी लीवर यानी कि लीवर बढ़ जाना, लीवर पर चिकनाई आ जाना, चर्बी चढ़ जाना। वो दो तरीके हो सकते हैं उसके, या तो कोई व्यक्ति ड्रिंक करता हो बहुत ज़्यादा, एल्कोहलिक हुआ हो, यानी कि शराब का सेवन करता है, या तो शराब पीता है, उस वजह से लीवर पर फैट चढ़ जाएगी, वहाँ पर चिकनाई आ जाएगी। या कोई नॉन एल्कोहलिक होते हैं, वो शराब नहीं पीते, तब भी लीवर पर फैट आ जाती है। तो इसमें दो तरह का लीवर फैटी रोग होता है। एक तो फैटी लीवर, यानी कि फैटी का मतलब चिकनाई, शरीर लीवर पर चिकनाई आ जाना, और एक होता है NaFL, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन एल्कोहलिक फैट लीवर डिसीज। नॉन एल्कोहलिक,
है ना, फैट लीवर डिसीज, ये पूछा गया NAFLD किससे संबंधित है, तो ये लीवर का एक रोग होगा। लीवर पर जब चर्बी आ जाएगी यानी कि बढ़ जाएगा, उसका साइज भी बढ़ जाएगा, तब ये रोग होता है। फैटी लीवर तो एल्कोहलिक लोगों को होता है जो शराब पीते हैं, और जो शराब नहीं पीते उनके लिए NAFLD, है ना, ये आ जाएगा इसमें। एक रोग होता है सिरोसिस। सिरोसिस का रोग क्या होगा, इसमें जैसे भूख ना लगना या फिर वोमिटिंग होना, कमजोरी आना, पीलापन होना, ये भी इसी का एक रोग होगा लीवर का, है ना। तो एक तो फैटी लीवर और NAFLD। सिरोसिस रोग किसका हुआ, लीवर का रोग हुआ। पीलिया रोग लीवर का रोग, बाद में जो हेपेटाइटिस बनता है। और एक गिलबर्ट सिंड्रोम, यानी कि पीलिया जब एग्जिस्ट होगा उससे पहली स्थिति क्या होगी, गिलबर्ट सिंड्रोम। और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस की कई फिर स्तर होते हैं, ABCD, हेपेटाइटिस A, B या CD। इसी में हेपेटाइटिस में अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, समझिए कि लीवर कैंसर बन जाता है फिर ये। तो ये इससे संबंधित रोग हैं कुछ। ज़्यादातर एक तो आता है पीलिया, कि पीलिया से कौन सा अंग अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा, लीवर होता है। हेपेटाइटिस किसका रोग होता है, हेपेटाइटिस ये भी लीवर का होता है। यानी कि अगर पीलिया रोग होगा, जॉइंटिस जैसे होगा, तो ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, इसको अफेक्टेड करने लगता है। इसकी मात्रा पूछी गई है कि हमारे अंदर बिलीरुबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 3 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। DL का मतलब डेसीलीटर, तो ये इससे संबंधित होता है। अच्छा, क्वेश्चन है कि हमारे किस पार्ट में ये उपस्थित रहेगा लीवर, तो ये राइट साइड में होता है। राइट साइड में हमारे लीवर स्थापित होता है, और इसके समझिए कि स्नायुओं के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये सारा कुछ इससे संबंधित है। आपको इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा, और अगर नहीं तो जैसा आप उचित समझें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए।